हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है? फर्स्ट क्लास सब। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का हमने बेटा एक तो डेफिनेशन देखा था और एक उसके फीचर्स की बातचीत की थी, ठीक है। और क्या डेफिनेशन था, याद है सबको? है? चलिए बताइए। तो देखिए, डेफिनेशन था कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हमारा डेफिनेशन था कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बोल दीजिए या बिटवीन पर्सन्स बोल दीजिए, वो बात एक ही है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन था। फिर फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी। यहां तक की बातचीत बेटा हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है। अब आज का क्या एजेंडा है सर? तो देखिए बेटा, इन दिस लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये तो आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप, ठीक है। और याद दिलाओ जरा मुझे फटाफट, मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? कमॉन कमॉन सर, मिनिमम 2 होते हैं बेटा। मैक्सिमम कितने होते हैं एज पर आपके जो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 है, उसका जो रूल नंबर 10 है उसके अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम होते हैं 50। ओके, कहां तक एक्सटेंड करने का प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में? इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100 इफ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। पर फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे 2, 2 और 50, ठीक है। ये ऐसे ही मैं पूछता रहता हूं पीछे का, ताकि थोड़ा रिकॉलिंग होता रहे, डेफिनेशन भी रिवाइज करते रहिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखो बेटा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप के मेरिट्स की बात करने वाले हैं। मेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स का मतलब फायदे, एडवांटेज, ठीक है। तो पहला जो मेरिट है इसका वो है बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है। क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो देखो बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म बनाना भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही बिल्कुल इजी है। यानी कोई भी 2 और मोर देन 2 पर्सन्स अपने म्यूचुअल कंसेंट से आराम से एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। यानी दे कैन मेक द पार्टनरशिप फॉर्म वेरी कन्वीनियंटली, वेरी इजी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देखो बेटा, पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो किससे होता है? एग्रीमेंट से होता है। किससे होता है? एग्रीमेंट से। और कोई भी 2 और मोर देन 2 पर्सन्स अपने म्यूचुअल कंसेंट से आराम से एग्रीमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, बशर्ते वो 18 इयर्स प्लस होनी चाहिए। भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो वो 18 इयर्स प्लस के होनी चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो 18 इयर्स प्लस उनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एक साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी इडियट, यूनिटिक, पागल नहीं होना चाहिए। और एक डिसक्वालिफाइड बाई लॉ नहीं होना चाहिए, है। तो ये 3 चीजें हैं। A person who is having age of 18 years plus, sound mind, and not disqualified by any law of the land.
तो वो आराम से एग्रीमेंट कर सकते हैं और आराम से ये पार्टनरशिप बन सकती है। यानी अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि पार्टनरशिप फॉर्म बनाना, फॉर्म करना बिल्कुल इजी है, उसमें हमें कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं उतनी ही इजी वे में हम पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप किससे शुरू होती है? एग्रीमेंट से, और एग्रीमेंट हो जाता है आपके म्यूचुअल कंसेंट से। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये एग्रीमेंट आपके इवन ऑरल भी हो सकता है। ऑरल एग्रीमेंट पे भी आप, ऑरल यानी मौखिक, ऑरल एग्रीमेंट पे भी आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑरल भी होता है और रिटन भी होता है। रिटन वाले को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटन वाले को, रिटन में जब होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। तो पहली चीज तो समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप को फॉर्मेट करना यानी फॉर्म करना यानी बनाना बिल्कुल इजी है, क्योंकि बिल्कुल एक सिंपल एग्रीमेंट से हम इसको बना सकते हैं, इवन ऑरल एग्रीमेंट से ही हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। और एक मजे की बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का वो कंपल्सरी नहीं होता है। यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी। वो आपकी इच्छा पे, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, चाहे तो ना करवाएं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि फॉर्मेशन बिल्कुल इजी है और उसे क्लोज करना भी उतना इजी है। सभी पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल कंसेंट से उसे बिजनेस को आराम से बंद भी कर सकते हैं। ना तो इसके फॉर्मेशन में कोई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज या कॉम्प्लिकेशंस है, ना इसके क्लोजर में कोई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लिकेशंस है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया कि इजी फॉर्मेशन है और इजी क्लोजर है। सेकेंड पॉइंट है बेटा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। क्या है? बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग जो है, अच्छा ये पॉइंट आपका ये है। सेकेंड पॉइंट आपका जो है बेटा वो है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। तो देखो बेटा, आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है इसमें कैपिटल भी सबके द्वारा लगाई जाती है, सभी लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। रिस्क शेयरिंग भी सब लोग शेयर करते हैं, रिस्क को भी सभी लोगों का कंट्रोल होता है, और डिसीजन मेकिंग में भी सबका पार्टिसिपेशन होता है। और आपको पता है बेटा कि एक बंदा, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि वी डिड नॉट हैव सफिशिएंट मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि एक बंदा हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे आपके 3 से 4 पार्टनर नॉर्मली होते हैं। वैसे मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 पार्टनर होते हैं और हर बंदे का एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन होता है। तो इसकी वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। और सेकंड थिंग जो है कि आपके जो पार्टनर्स जो डिसीजन लेते हैं वो सब आपस में म्यूचुअल कंसल्टेंसी के बाद लेते हैं। यानी कंसल्टेटिव एक डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें सब लोग कंसल्ट करके डिसीजन लेते हैं। तो जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो बिल्कुल बैलेंस होता है। यानी अल्टीमेटली दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि रॉन्ग डिसीजंस का फ्रीक्वेंसी कम होता है और करेक्ट डिसीजंस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे एक बंदा नहीं है, यहां पे एक ग्रुप ऑफ पर्संस है जिनका अलग अलग तरह का नॉलेज है, जिनका अलग अलग तरह का फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन है। और हर बंदा आप जानते हो जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है उसके लिए तो वो अच्छा डिसीजन ले ही सकता है। और ऑन द अदर हैंड जो डिसीजन मेकिंग होती है वो म्यूचुअल कंसल्टेंसी से होती है, इसलिए ज्यादा बेटर डिसीजन इन कंपैरिजन टू आपके सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसमें हम ले पाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका मोर फंड्स। तो देखो बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कंपैरिजन में तो आप ज्यादा फंड्स लेके आ सकते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा था। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में केवल एक पूरा जो एंसेस्ट्री था, एक ही परिवार के लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज इन्वॉल्व है, 4 लोग हैं तो वो 4 अलग अलग फैमिलीज से हैं, उनके चारों के अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम यहाँ ज्यादा फंड्स लगा सकते हैं। देखो, कंपनी जितना फंड्स तो नहीं आ पाएगा क्योंकि कंपनी तो बिगेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर हमारा फंड्स जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे ही पार्टनर जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, सारे ही पार्टनर आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो एक बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे और एक सारे मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, तो यहां पे हमारे फंड्स जो होंगे वो मोर होंगे। ठीक है, फिर आपके अगला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिस्क।
तो ये तो आपको पता ही है कि जहां डेफिनेशन में क्या है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। तो बेटा प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है? रिस्क बियरिंग का। तो प्रॉफिट शेयर करोगे तो रिस्क भी शेयर करना पड़ेगा। तो यहां सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो रिस्क होता है बिजनेस के फेल होने का वो एक बंदे पे नहीं आता है, सब पे स्प्रेड आउट हो जाता है। मतलब सभी लोग क्या करते हैं, उसको शेयरिंग करते हैं। तो ये भी पार्टनरशिप का एक बड़ा एडवांटेज है, शेयरिंग ऑफ रिस्क। फिर है आपकी सेक्रेसी, यानी इसमें गोपनीयता रहती है, सेक्रेसी रहती है। क्योंकि देखो पार्टनरशिप फॉर्म पे ऐसा कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो पब्लिक को दिखाने पड़ेंगे या पब्लिक के सामने पब्लिश करने पड़ेंगे। ऐसा कोई भी पार्टनरशिप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, या आपके पार्टनरशिप के ऊपर ऐसा कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं लगता है। वो कंपनीज पे लगता है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक को शो करने पड़ते हैं। तो पार्टनरशिप के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो इंटरनल मैटर हैं वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, आपके सेक्रेसी रहता है। क्योंकि ओनली पार्टनर्स को ही पता रहता है कि फर्म में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द या इनसाइड द फर्म। हु नोज दैट? ओनली पार्टनर्स नोज दैट एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है फर्म में। तो सेक्रेसी बराबर रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे मेरिट्स के पॉइंट क्लियर होंगे। इजी फॉर्मेशन है, इजी क्लोजर है, डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड है। आपको हर पार्टनर का जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन है उसका फायदा मिलने वाला है, यानी नंबर ऑफ गुड डिसीजंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पुअर और बैड डिसीजंस की फ्रीक्वेंसी कम होगी। मोर फंड्स आने वाले हैं क्योंकि सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आने वाले हैं। तो इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर हमारे पास ज्यादा फंड्स होने वाले हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क होने वाला है, ये आपको पता ही है कि प्रॉफिट शेयर होंगे तो रिस्क भी शेयर होगा। सभी पार्टनर्स लाइबल हैं, ऑल पार्टनर्स आर लाइबल कि फर्म के जो डेट्स है, फर्म की जो देनदारी है, बिजनेस के जो पैसे देने उसके लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो सभी शेयर करेंगे, जब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉस भी शेयर करना पड़ेगा और सीक्रेसी मेंटेन रहती है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट पे, लिमिटेशंस पे, कि पार्टनरशिप की लिमिटेशंस क्या है, यानी इसके शॉर्टकमिंग्स क्या है, इसकी कमियां क्या है बेटा। तो देखो बेटा इसकी सबसे पहली जो कमी है वो, और सबसे बड़ी सबसे प्राइम जो लिमिटेशन है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी बेटा वो अनलिमिटेड होगी। यानी अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो बिजनेस एसेट्स के साथ साथ उनकी पर्सनल असेट्स, देयर पर्सनल असेट्स आर आल्सो लायबल, देयर पर्सनल असेट्स विल आल्सो बी लायबल। और मान लीजिए अगर किसी पार्टनर के पास पर्सनल असेट्स ज्यादा है और अदर पार्टनर्स के पास पर्सनल असेट कम है और अदर पार्टनर्स पे नहीं कर पाते हैं, तो भी जो आपके इंडिविजुअली रिचर पर्सन होगा, जो रिच पर्सन होगा इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअली रिच पार्टनर होगा उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 4 पार्टनर है और आपके मान लीजिए फॉर्म्स में लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया और बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट, तो पर्सनल असेट्स पे बात आएगी। अब पर्सनल असेट्स क्या है, इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं है, तो इनको पे करना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कि आपका पर्सनल असेट्स, आपका खुद का रहने का मकान, आपका ऑन व्हीकल, आपका खुद का ऑन बैंक बैलेंस, वहां तक लायबल है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि इफ लॉस विल हैपन, देखो इफ प्रॉफिट विल हैपन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू, बट इफ लॉस विल हैपन देन व्हाट विल हैपन। तो लॉस होगा तो बिजनेस एसेट्स तो जाएगी जाएगी, अगर हमें बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तो देयर पर्सनल असेट्स आर आल्सो लायबल। और पर्सनल असेट्स में भी जिन पार्टनर्स के पास ज्यादा पर्सनल असेट है और जिनके पास नहीं है, तो इनका पार्ट भी इनको देना पड़ेगा, दे आर आल्सो लायबल फॉर देयर लायबिलिटीज आल्सो। ठीक है, तो कंप्लीटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये बिगेस्ट लिमिटेशन है, ये बिगेस्ट शॉर्टकमिंग है, ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, फिर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज,
तो देखो बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज में ये है कि पार्टनर्स के पास जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है। अब देखो, आप कह रहे, आप कहोगे सर यहां तो आप कह रहे थे कि मोर फंड्स, बिल्कुल मोर फंड्स, लेकिन किसके कंपैरिजन में? सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में। और यहां कंपैरिजन हो रहा है कंपनी के साथ कि भी लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। क्या रहते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में आपको पता है मैक्सिमम 50 से ज्यादा पार्टनर हो नहीं सकते। भाई कंपनी जितना बड़ा बिजनेस तो कर ही नहीं सकते ना। भाई कंपनी में जितना बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं वो तो पार्टनरशिप में नहीं हो सकता है ना। यानी हम एक लेवल तक ही बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस वी कैन एक्सपैंड अवर बिजनेस अप टू ए सर्टेन लिमिट, वी कांट गो बियॉन्ड द लिमिट। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म्स में मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। 50 पार्टनर्स बेटा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली पार्टनर्स का नंबर आपके 2 से लेकर 4-5 तक वेरी करता है जनरली। तो 4-5 लोगों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो सकता है? सबका मिला के 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कोई बहुत रिच पर्सन है 20-20 लाख रुपए भी सब लगाए तो 1 करोड़। तो वी हैव लिमिटेशंस। We can expand our business up to a certain limit. We can't go beyond the limit. तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी एक लेवल के आगे फिर उसको हम एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। यानी यहां कंपैरिजन हो रहा है हमारा कंपनी से। देखो, मोर फंड्स वाले में कंपैरिजन किससे हुआ था? छोटे से। सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में तो ज्यादा है या नहीं है, लेकिन यहां कंपैरिजन हो रहा है कंपनी से, तो लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो बेटा, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास। यानी ये 2 पार्टनर है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी टकराव है डिसीजन मेकिंग को लेकर। देखो, आपको पता है सबको कि प्रॉफिट भी शेयर होते हैं, कैपिटल भी सब कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेशन भी सब करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी सब शेयरिंग करते हैं। तो आज आपको पता है हर इंडिविजुअल की सोच अलग होती है। अब हो सकता है ए पार्टनर को कोई चीज अच्छी लग रही है लेकिन वो बी सी डी को अच्छी नहीं लग रही है, जो बी को लग रही है वो ए सी डी को अच्छी नहीं लग रही है। तो इंडिविजुअल्स का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे, और उसको लेकर वाद विवाद यानी कॉन्फ्लिक्शंस भी पार्टनर्स के बिटवीन अराइज हो सकता है। ठीक है। सेकंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स जो हैं वो क्या होती है उनके बीच में? म्यूचुअल एजेंसी होती है। क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी होती है। यानी बताया था मैंने म्यूचुअल एजेंसी, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी होता है। यानी एक एक किए गए काम के लिए बी सी डी सब लाइबल होंगे। अगर कोई एक्ट ए ने किया है तो उसके लिए बी सी डी सब लाइबल होंगे। इसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं अभी कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब जैसे मान लो ए ने कोई एक्शन लिया और उसकी वजह से लॉस अराइज हो गया। सपोज दैट ए ने कोई एक्शन लिया और उसकी वजह से कोई डिसीजन लिया, उसकी वजह से लॉस राइज हो गया। तो एक एक किए गए एक्ट के लिए इन सबको अबाइड होना पड़ेगा, इन सबको मानना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मान तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एंग्रीनेस तो दिखाएंगे कि यार आपने ये क्या कर दिया, आपको दिमाग नहीं है क्या, ये है वो है। तो कहने का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहती है, क्योंकि जहां पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं वहां पे टकराव होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। डिसीजन मेकिंग को लेके कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं, या किसी पार्टनर के द्वारा कुछ कर देने पे लॉस राइज हो जाता है तो भी कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं। कोई पार्टनर अगर फॉर्म छोड़ना चाहे उसको लेकर कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर है आपके लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेटा लैक ऑफ कंटिन्यूटी में ऐसा है कि इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटर से तो ज्यादा है, इसका कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटर से तो ज्यादा है लेकिन कंपनी से कम है। क्योंकि देखो बेटा इसका जो कंटिन्यूटी है वो एक्चुअली रिलेट करता है पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर्स ही तो पार्टनरशिप फॉर्म बना के चला रहे हैं। तो इसका कंटिन्यूटी डिपेंड करता है पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस पे, पार्टनर्स के स्टेटस पे इसका कंटिन्यूटी डिपेंड करता है। और आई एम टेलिंग यू कि इसमें कंटिन्यूटी जो है वो सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा है लेकिन कंपनी से कम है। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर का डेथ हो गया तो जो एग्रीमेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा।
एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, या ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, इंसैनिटी हो गया, फिजिकली इनकैपेबल हो गया, तो जहां पे एक पार्टनर को भी प्रॉब्लम आएगा, हमारी पूरे एग्रीमेंट को प्रॉब्लम आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, हाउएवर यू शुड नोटिस दैट कि रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी नया एग्रीमेंट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो ये रिमेनिंग 3 मिलके नया एग्रीमेंट बना के फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 3 मिलके नया एग्रीमेंट बना के फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहता है, क्योंकि अगर पार्टनर का डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या इंसैनिटी हो जाए, ल्यूनेटिक हो जाए, पागल हो जाए, कोई फिजिकली इनकैपेबल हो जाए, तो हमारा पुराना जो एग्रीमेंट है वो तो संकट में आ जाएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो नए एग्रीमेंट बना के दे कैन मेक ए न्यू एग्रीमेंट, दे कैन मेक ए फ्रेश एग्रीमेंट एंड दे मे कंटिन्यू द फॉर्म, वो बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइटली लैक ऑफ कंटिन्यूटी तो है। और लास्ट पॉइंट इतना कोई विशेष नहीं है, जबरदस्ती बनाया हुआ पॉइंट है, पर बता देते हैं चलो। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये वैसे कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे ही बनाया हुआ पॉइंट है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? देखो, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो आपको भी पता है कि अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं या अपनी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं करती है, ना ही उसके ऊपर ऐसा कोई कंप्लाइंस लगता है। लीगली उसके ऊपर कोई कंप्लाइंस लगता ही नहीं है कि उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैलेंस शीट वगैरह या बिजनेस में क्या हो रहा है इसकी रिपोर्टिंग आउटसाइडर्स को करनी पड़े, पब्लिक को करनी पड़े, ऐसा कोई कंप्लाइंस उस पर लगता ही नहीं है। तो ये जो हमारा पॉइंट था सेक्रेसी वाला, उसी से कनेक्टेड है। तो क्योंकि पब्लिक को कुछ भी नहीं बताया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपके बैलेंस शीट के बारे में, अंदर क्या चल रहा है, कहीं फॉर्म में कोई नुकसान तो नहीं चल रहा है, तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा? कस्टमर्स को, जो आपको पैसा लोन पे देने वाले हैं उनको, एटसेट्रा एटसेट्रा, बैंक्स को। तो जो आउटसाइडर्स है उनका क्या रहता है? कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फॉर्म में कम रहता है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है उसका कोई रिपोर्टिंग आउटसाइडर्स को नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। सबसे प्राइम लिमिटेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो बेटा एक शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक आज हमने कवर किया, जिसमें हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड limitations of partnership. And finally, I would like to say, I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thanks. Tata. Bye bye. और अब आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, थम्स अप मारेंगे, कमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक्स।